तो अभी शोथ रोग को स्टार्ट करते हैं। शोथ आप लोग ने आयुर्वेद में पढ़ा होगा। जैसे शोथ का मतलब सिंपल वर्ड में हम लोग सोचते हैं कि स्वेलिंग है, ठीक है। तो शोथ कई तरह का हो सकता है। जैसे कि मान लो एक पिटिंग ओडिमा होता है कि नॉन पिटिंग ओडिमा होता है। ये बहुत क्लियर कट सा हम लोग को मॉडर्न में पता रहता है, जिसमें उंगली दबाया और उंगली के दबाने से वो जगह दब गई और 30 सेकंड के अंदर वापस आ गई, ठीक है। तो एक कंडीशन ये होती है और कुछ कंडीशन में आप देखते हो कि दबता बहुत स्लो है और काफ़ी टाइम तक रिटेन भी रह जाता है। तो ये कंडीशन आपके कफज ओडिमा में होती है। कफज वाले के केस में क्या होता है कि धीरे से दबेगा, टाइम लगता है आने में। वो नॉन फिटिंग टाइप का ओडिमा उसको कंसिडर करते हैं। बहुत ज़्यादा अंदर गहराई नहीं जाएगी बट जाती है। और ख़ास करके हम लोग जो अपनी ओपीडी में पेशेंट देखते हैं वो अधिकतर कार्डियक पेशेंट होते हैं, जिनको कार्डियक इशू वगैरह रहते हैं, उनके सामने प्रॉब्लम होती है। और कई बार प्रेगनेंसी में तो ज़रूर देखते हैं, खास करके पीडल ओडिमा वाला केस प्रेगनेंसी में मिलता है। और जब कभी भी प्रेगनेंसी में इस तरह का केस मिलता है तो हम तुरंत पेशेंट को बोलते हैं कि एक तो बेड रेस्ट लेना है, और जितने भी ओडिमा होते हैं उन सब में सॉल्ट मना होता है। तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि भाई अचार नहीं खाना है, सलाद नहीं खाना है, चटनी नहीं खाना है, जहाँ पर भी जितने कच्चा नमक पड़ते हैं, बिस्किट नमकीन, वो सारी चीज़ें नहीं खानी है। जब मैं प्योर एलोपैथिक प्रैक्टिस करती थी, मैं तब की बात बता रही हूँ, तब मैं ये बोलती थी कि आप रात के वक्त में सब्जी दाल कुछ मत खाओ, दूध रोटी खा लो, क्योंकि प्रेगनेंसी में वैसे भी पता है कि छीर का अभ्यास बहुत अच्छा होता है। तो दूध और रोटी खाने के लिए बोलते थे। हालांकि आज की डेट में जब प्योर आयुर्वेद वाले हो चुके हैं तब ये भी देखते हैं कि पाचन क्षमता कैसी है पेशेंट की, और तुरंत प्रोटीन का टेस्ट कराते थे, यूरिन में एल्ब्यूमिन तो नहीं जा रहा है। तो प्रेगनेंसी के केस का हर किसी को बड़े अच्छी तरीके से पता है। अगर 2-4 भी एनसी के केसेस देखे हैं या 10-20 भी देखे हैं तो आइडिया लग जाता है। हालांकि हम लोग वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, सिविल हॉस्पिटल था एलोपैथी का, तो करीब डेली ही 100-125 मरीज देखते थे। तो 125 मरीज जब 1.25 साल देखा है तो फिर वो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस हो जाता था, खास करके एएनसी को लेकर के। और चीज़ी को भले नहीं होता था, बट एएनसी, क्योंकि मैंने सिर्फ गायनी में काम किया है मॉडर्न में, तो एएनसी का एक बढ़िया एक्सपीरियंस होता था। मेरा कहने का मतलब है कि पिटिंग ओडिमा सबसे ज़्यादा आपने वहाँ देखा है, या नॉर्मली ऐसे आप देखते हो कार्डियक पेशेंट के केस में, या जो है आपका किडनी पेशेंट के केस में देखते हो, जो अच्छी कूट सोथ होता है वहाँ पर आपने देखा है। या आप एनीमिया के पेशेंट्स को देखते हो, तो एनीमिया के पेशेंट को जब आप देखते हो तो उनका चेहरा कुछ अलग टाइप का सूजा सा अगर रहता है ना किसी पेशेंट का, और वो नॉर्मल नहीं रहेगा, उसमें ग्लो वगैरह सब नहीं रहता है, तो आप देखो तो सीवियर एनीमिक जो पेशेंट्स होते हैं तो उनके साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है शोथ का, और जो अपना आयुर्वेद संहिताओं में शोथ है वो 9 तरह का शोथ है। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज है, और उसके अलावा द्वंद्वज है, और उसके अलावा अभिघातज वगैरह भी है, क्योंकि चोट चपेट लगती है तो शोथ होता ही होता है। और नॉर्मली शोथ के केस में बोलते हैं कि पाक नहीं होता है, बट जो पैत्तिक शोथ होता है या ब्रंट शोथ होता है तो वहाँ पर पाक होता है। तो ये लक्षण दे रखे हैं। शोथ के लिए 3 टर्मिनोलॉजी मेन यूज होती है। एक शोथ वर्ड यूज होता है, एक शोफ वर्ड यूज होता है, एक श्वेतु वर्ड यूज होता है। जो ज़्यादा अच्छे से होता है प्रोमिनेंट, उसके लिए शोथ वर्ड बोलते हैं। जो मध्यम वाला होता है उसके लिए श्वेतु वर्ड यूज करते हैं। तो ये सब कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नॉर्मली जब भी ये चिकित्सा करते हैं तो हमेशा हम आयुर्वेद वाले तो अधिकतर विरेचक ही देते हैं। हालांकि पहले हम लोग सोचते थे कि मूत्रल द्रव्य ज़्यादा चलाएंगे, क्योंकि गुक्षुरादि वगैरह जब आप देते हो, गुक्षुरादि गुगुल या चंद्रप्रभावटी वगैरह भी देते हो। लेकिन मेन आप सोचो, क्योंकि शुरू से मैं आप लोग को बता रही हूँ ट्रीटमेंट का मेन पर्पज होता है दीपन, पाचन, अनुलोमन। तो जब आप वैसे कराते हो तो आपके रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं। तो यहाँ पर मूत्र विरेचनीय द्रव्य के बजाय ज़्यादा आप यूज़ करते हो रेचक यानी परगेटिव्स देते हो। किसी भी तरीके से लूज मोशन हम कराते हैं, चाहे जलोदर का केस हो चाहे जो केस हो। उन सारे केसेस में, हालांकि जलोदर के केस में वाटर का रिटेंशन ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर हम मूत्र विरेचनी भी देते हैं। एक तरीके से आप समझ सकते हो दोनों तरह की ड्रग दी जाती, मेन आपका असर वो रहता है, ठीक है। और इसके रेफरेंस में आप देखो, चरक संहिता में सूत्र स्थान का त्रिशोती अध्याय 18वां चैप्टर है। उसके अलावा चिकित्सा स्थान में 12वें में उन्होंने श्वेतु चिकित्सा वर्ड यूज किया, वहां पर शोथ वर्ड यूज किया था, यहाँ पर श्वेतु यूज किया था। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर कोई एग्जामिनर में किसी का मतलब टॉपिक होगा तो पूछ सकता है। सुश्रुत संहिता में शोफ वर्ड यूज हुआ, हमारे सुश्रुत जी ने अलग टर्मिनोलॉजी यूज करी है, और वाग्भट जी ने पांडु रोग, शोफ और विसर्प का एक साथ निदान में दे रखा, और चिकित्सा स्थान में उन्होंने श्वेतु चिकित्सा वर्ड यूज किया, जैसे हमारे चरक जी ने किया। और माधव निदान का इट सेल्फ शोथ निदान में चैप्टर है, ये माधव निदान है माधव श्रेष्ठ।
और वाकई कई सारी जगह लगता है जब आप प्रैक्टिस में आते हैं ना, जब पढ़ते थे तो आप लोग के इस ग्रुप में मुझे भी नहीं समझ आता था कि माधव निदान की क्या ब्यूटी है। तो जब आप प्रैक्टिस करने बैठते हो मतलब काफ़ी लंबा टाइम बीत जाता है तो बहुत सारी चीज़ें अपनी संहिता की सारी बातें समझ में आने लगती है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम लोग पढ़ते थे या पढ़ रहे होते हैं तो हमारा जो माइंड सेट होता है ना थोड़ा सा एलोपैथिक होता है, तो हमें आयुर्वेद की बातें वैसे ही कम समझ में आती हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करने लगते हैं तो धीरे धीरे आयुर्वेद की तरफ श्रद्धा बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, तो आयुर्वेद की बातें भी समझ में आने लगती है और पेशेंट में हमें वो चीज़ें क्लियर कट नज़र आती हैं, तो वहाँ से भी और भी अच्छा सा समझ में आता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास हेतु दे रखे हैं, जो शोध के हेतु दे रखे हैं उसमें स्नेहन स्वेदन मतलब जो भी आपका पंचकर्म हुआ है वो व्यतिक्रम हो गया। तो पंचकर्म अगर प्रॉपरली नहीं होता है तो मैंने आपको बताया था कि पंचकर्म के उल्टे पुल्टे रिजल्ट से आपको अतिसार भी होता है, पंचकर्म के उल्टे पुल्टे सिस्टम से आपका ग्रहणी दृष्टि होती, खास करके संसर्जन क्रम जो लोग नहीं फॉलो करते। जैसे मैंने अभी एक पेशेंट देख रही हूँ, ग्रहणी दृष्टि का सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि मानकर चल लेते हैं हम लोग, बुक में लिखा है कितने दिन दीपन पाचन करना है, इतने दिन घृतपान कराना, इतने दिन पर विरेचन हो गया या वमन हो गया और इतने 7 दिन का मैक्सिमम संसर्जन क्रम दे रखा है। बट संसर्जन क्रम का मतलब ये नहीं था सिर्फ 7 दिन का, पेशेंट की अग्नि देखकर डिसीजन लेना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट ने 7 दिन तो पथ्य पालन कर लिया, 7 दिन के बाद टोटल अपथ्य पर आ जाता है, मनमानी करने पर आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा पथ्य का जब पालन कराओ, मैं हमेशा से कहती हूँ कि आप कभी भी पेशेंट को क्लासिकल वमन विरेचन करा रहे हैं मतलब पूरी तरीके से जो है ऑथेंटिक वाला करा रहे हैं, तो उसमें ऑथेंटिक संसर्जन क्रम भी फॉलो होना चाहिए। पेशेंट के बल को अगर आपने नहीं कंसीडर किया तो संसर्जन क्रम अगर सही नहीं हुआ है तो ग्रहणी दृष्टि हो गया। जैसे मैं भी एक पेशेंट देख रही हूँ और आप लोग को यहाँ पर लिखा ही हुआ कि जो भी पंचकर्म के प्रोसीजर है उनके में व्यतिक्रम होने से होता है। संशोधन क्रम में मिथ्या संसर्जन क्रम देखो एकदम बिल्कुल साफ साफ लिखा है। तो ये वाकई इस तरह का पेशेंट चूंकि मैं देख रही हूँ इस वजह से मैं आपको कोरिलेट करके बता पा रही हूँ। उसी तरीके से विसूचिका, अल्सर, छर्दी, श्वास का अतिसार, शोथ, पांडुरोग, उदर ज्वर, प्रदर, अर्श, भगंदर इत्यादि रोग जो होते हैं इनके बाद में बॉडी का इटसेल्फ अतिकर्षण हो जाता है, तो वहां पर होता है। तो कई बार आप देखते हैं लूज मोशन के पेशेंट के केस में जिसको लॉन्ग टर्म तक लूज मोशन वगैरह चलते रहते हैं वहां पर भी शोथ के रिजल्ट आते हैं। पांडुरोग का मैंने आपको पहले ही बता दिया। शोज का मतलब होता है ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट। हालांकि जब मैंने ट्यूबरकुलोसिस क्योंकि डॉट सेंटर पर भी मैंने काफ़ी लंबा काम किया है, 2-3 साल काम किया है, बट उस वक्त मैंने ये देखा नहीं था कि नॉर्मली ट्यूबरकुलोसिस के जितने पेशेंट्स आते हैं वो आपको पता है कि सारे पतले दुबले आते हैं, पतले दुबले होते हैं। मतलब 1-2 कुछ ऐसे होते हैं जो मोटे भी रहते हैं, बट उनको मैंने ऐसे नहीं देखा था क्या उनके स्वेलिंग है। कुछ लोग का चेहरा या बॉडी भरी भरी लगती थी, जैसे मुझे याद है कि गर्ल थी और 1-2 मेल भी देखे थे, बट वहाँ पर अच्छी तरीके से याद नहीं पर होता होगा, ठीक है। अर्श और भगंदर के केस में भी इससे जब ब्लड लॉस होता है तो ऑब्वियस सी बात है शोथ होगा। फिर कुष्ठ, कंडू और पिड़का रोग में भी होता है। बेग विधारण जो लोग करते हैं तो उसकी वजह से होता है क्योंकि आपको शुरू से याद है कि बेगों का धारण जो है सारी बीमारियों का जड़ है। फिर पंचकर्म का क्या है, रूढ़ावस्था तथा उपवास से अधिकर्षित व्यक्ति हुआ, मतलब पंचकर्म किया है, संसर्जन क्रम किया है और वही मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया कि पहले सब कुछ किया हुआ था, संसर्जन क्रम जैसे खत्म हुआ उसने सब उल्टा पुल्टा खाना शुरू कर दिया। तो अतिगुरु, अम्ल, लवण, पिष्टान, फल, शागराग, दधि, हरितक, मध्य मंदक, विरूढ़, धान, नवीन धान, दुनिया भर का सारी चीज़ों का अत्यधिक सेवन। या सिंपल वर्ड में समझो कि पंचकर्म का प्रोसीजर अगर मेरा टोटल 20 दिन में कंप्लीट हुआ तो पेशेंट को कम से कम पथ्य पालन करने के लिए 40 दिन या 60 दिन एडवाइस करना चाहिए। अगर आपका पेशेंट बोल देता है कि नहीं मैं पथ्य इतना पालन नहीं कर पाऊंगा तो फिर उसको क्लासिकल वमन विरेचन मत करा, उसको लघु वमन विरेचन पर रखो या सदैव वमन पर रख दो। कभी काल को जो जरूरत पड़ती है सदैव विरेचन पर रखो, उस तरीके से कर लो, लेकिन प्रॉपर विरेचन मत कराओ। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप लोग बच्चे हो, डिमोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ, बट होता है क्या है कि अगर प्रॉपर पंचकर्म नहीं हो जाए तो क्या होता है पेशेंट को कुछ टाइम बाद प्रॉब्लम होती है। जैसे कुछ पेशेंट ऐसे भी रहते हैं जिनको 6-7 साल बाद प्रॉब्लम शुरू होती है, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। जैसे ये जिम वाले खिलाते हैं ना प्रोटीन पाउडर, तो उस वक्त तो बढ़िया से मसल वसल डेवलप हो जाती है, 5-6 साल बाद किडनी की इशू आते हैं, तो पेशेंट तो सोच ही नहीं पाता है। अब वो तो चूंकि बहुत सारी हिस्ट्रीज आई हैं, बहुत सारे डेटा कलेक्ट हुए हैं, तो उसके बेसिस पर देन यू कैन से दैट कि दिस इज ड्यू टू प्रोटीन, दैट इज एक्सेस प्रोटीन। वो हमारी बॉडी के लिए नहीं बना, वो पाउडर फॉर्म में क्या करते हैं वो लोग, पानी में से घोलो और पी जाओ। तो हमारी बॉडी ऐसे नहीं बनी हुई पानी में घोलो और पी जाओ वाले कंसेप्ट से। हमको तो नेचुरल फॉर्म में चाहिए, बॉडी हमारे पूरे सिस्टम से पास होगा तब देन बॉडी कैन यूटिलाइज। तो एक सिस्टम ये भी है, ठीक है।
फिर मृतिका, वही है, सीधी सी बात है, मृतिका जन पांडु आप लोगों ने पढ़ा ही है। पंक लोस्टर भक्षण, जो इस तरीके से कभी लोग खाते रहेंगे, कुछ लोग अभी भी होता है। जैसे अभी एक जमदग्नि सर के उसमें लेक्चर में एक पेशेंट का है केस हिस्ट्री था कि वो राख खाता है, चूल्हे की राख, अगरबत्ती की राख, ये सब वो सूंघता उंगता है। तो इस तरह के केसेस होते हैं, तो वहाँ पर भी ऑब्वियस सी बात है शोथ आपको मिलेगा। लवण का अत्यधिक सेवन, क्योंकि आपको पता है सॉल्ट जब भी ज़्यादा लेता है इंसान, वाटर रिटेंशन बॉडी में बढ़ता है, तो वहाँ पर शोथ होता ही होता है। और गर्भपात वगैरह के केसेस में कई बार मिल सकता है, कई बार गर्भ की कुछ और परेशानियां होती हैं। और सद्य प्रसूता जो होती है, तुरंत तुरंत बच्चा पैदा किया, आपको याद है जब अपनी गायनी में पढ़ा होगा कि जब भी सूतिका काल होता है तो सूतिका काल में बहुत अच्छे से पथ्य पालन करना होता है। अगर पथ्य नहीं पालन करते तो बोलते हैं कि सूतिका काल में जो बीमारियां लग गई, मतलब विदिन 45 डेज, कुछ लोगों ने तो मैक्सिमम 6 मंथ तक माना है, तो उस 6 मंथ तक या 45 डेज तक अगर आपने ठंडा पानी पिया है, उल्टी पुल्टी चीज़ें भारी भारी खाई हैं, बहुत ज़्यादा बकबक करा है, तो उसका रिजल्ट आपको 10-20 साल बाद पता चलता है। क्योंकि कई बार होता है, जैसे पुराने टाइम में लोग होते थे, उनका बड़े कम एज के लोग प्रेग्नेंट हो, मतलब डिलीवरी होती थी 20-22 साल के, तो उनकी बॉडी की ताकत वैसे भी अच्छी रहनी कुछ 30 साल तक, तो उनको नहीं पता चलेगा। 30-35 के बाद जब उनको दुनिया भर की तकलीफ होना शुरू होती ना, तब वो याद करते कि हाँ मैंने बच्चा हुआ था तो क्या क्या गलतियां करी थी जी, मैंने फ्रिज के पानी पिया था, मैंने ये सारे उल्टे पुल्टे खाए हुए थे, कुछ भी बातें नहीं मानी थी, हमारी जीभ तो बहुत ज़्यादा वो कर रही थी। तो हाँ, मैंने क्योंकि ऐसा केस भी देखा है, डिलीवरी हुई है, हॉस्पिटल के अंदर ही बंदा तुरंत मना करके छोले कुलचे खाया है। हालांकि अभी उनकी डिलीवरी को 6 ईयर हुए, क्योंकि उनका फर्स्ट बेबी 6 ईयर का हुआ है, लेकिन कुछ कुछ इश्यू आ जाना शुरू होते हैं। ठीक है, तो मेरा कहना मतलब है कि जो हमारे शास्त्र में लिखा है, जब आपके पास पेशेंट आता है, क्योंकि आपके पास देखो आप सबसे ज़्यादा बढ़िया डील कर सकते हो, एएनसी डील कर सकते हो, और पोस्ट नेटल भी बहुत, पीएनसी भी बहुत बढ़िया से डील कर सकते हो। रही बात डिलीवरी करने को, करो ना करो आपकी मर्जी है। डिलीवरी के लिए तो मैं बोलती हूँ अगर आपके सिस्टम में उतनी चीज़ें रखी हैं तो करो, अदरवाइज डिलीवरी करने का कोई लोड नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रॉपर आयुर्वेद करेंगे अपना, तो प्रॉपर सिस्टम से रखे तो एएनसी बहुत बढ़िया डील कर सकते हो, गर्भ संस्कार बीज संस्कार कर सकते हो, और बाद में पीएनसी बहुत अच्छे से क्लियर करो। मतलब उसको एक लेवल पर रखो कि आप वहाँ से अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। ऐसे नहीं, ऑथेंटिक रहे, मतलब आप काश्यप संहिता भी पढ़ो, आप अपना वंग सेन भी पढ़ो, जो गायनी के लिए मेन चाहिए अगर गायनी की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो। और गायनी में भी हमारा आयुर्वेद में बहुत स्कोप है। जब हम लोग पढ़ते थे तब लगता था कि नहीं सब कुछ तो एलोपैथी में, बट आज की डेट में पता नहीं, एलोपैथी जहाँ खत्म होगी हमारा आयुर्वेद वहाँ शुरू होगा। तो उस होप के साथ, उस विश्वास के साथ, उस श्रद्धा के साथ पढ़िए, आयुर्वेद में आपको बहुत कुछ मिलेगा। फिर आगंतुक होता है, आपको पता ही, आगंतुक मतलब हर चीज़ चोट चपेट वाला सिस्टम। तो कोई भी ट्रामा होता है तो उसकी वजह से होता है, चाहे जिस भी वजह से चोट लगी, छेदन वेदन, क्षणन भंजन, पिच्छन उत्प्रेषण, प्रहार बंधन, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। और साथ में एक चीज़ और है आपका कि जैसे असाथ होता है, एलर्जी होता है, कुछ लोग को एलर्जी के कंडीशन में होता है, वहाँ मैं आपको शोध ऐसे बता सकती हूँ कि एलर्जी के केस में एक अलग टाइप की पहले ईचिंग होती है, और रैशेज होते हैं, रेडनेस होती है, और थोड़ा करके स्वेलिंग भी आ जाती है। क्योंकि इटसेल्फ मुझे ये प्रॉब्लम है, अगर मैं गलती से मसूर की दाल खा लूँ, जैसे अभी कुछ टाइम पहले मैं कॉलेज गई, मैंने आप लोग को बताया था मैं एमडी कर रही हूँ, तो मैं कॉलेज में गई और मुझे भूख लगा था, और वहाँ पर बनी हुई थी मसूर की दाल, मैंने खा ली। क्यों खा ली? क्योंकि पिछले साल मुझे याद है 23 में, जनवरी में, 6 जनवरी या 7 जनवरी को मैं अपने कहीं और गई थी रिलेशन में, तो वहाँ मैंने खाया, तो बड़ी मम्मी ने बोला कि बेटा खा ले, कुछ नहीं होगा भगवान घर में लेकर, और रियलिटी में वहाँ कुछ नहीं हुआ। लेकिन हॉस्टल में मैंने जैसे ही खाया, वो दिन मेरी हालत तो बिल्कुल बहुत ख़राब हो गई। मतलब ये हालत है कि सिट्रजिन एविल वगैरह से जाता नहीं, हालांकि अब चूँकि जानकार हूँ तो कुछ खाती नहीं, बट मुझे याद है कि हाँ मैंने भी अपनी लाइफ में से पहले मतलब सिट्रजिन वगैरह एविल खाई होंगी कभी काल को, तो अब मैं मिल्ली अवॉइड करती हूँ। वहाँ मैं इसी वजह से आपको बता पा रही हूँ कि जब कभी एलर्जी होता है तो वहाँ पर भी होता है, चाहे फूड एलर्जी क्यों ना हो। और सीवियर एलर्जी के केस का पेशेंट मैंने कबीर चौरा में देखा था, जब हम लोग पढ़ते थे 3rd प्रॉप में, तो वहाँ पर एक पेशेंट को पीसीएम दे दी गई थी, और पीसीएम वो थे एक्सपायरी डेट की थी, उसको सीवियर प्रॉब्लम हुई थी। वो तो पेशेंट लास्ट में डेथ हो गई, क्योंकि जॉन्डिस का पेशेंट था, और उस ज़माने में काफ़ी मतलब गरीबी और रीबी भी थी, जो भी पेशेंट की सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं थे। कबीर चौरा को बोला जाता था कि कोई पेशेंट मरने वाला होता सो यहाँ पर आता है। तो आज से 20-25-30 साल पहले जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की पोजीशन होती थी ना, बहुत ही गंदी सी होती थी। अभी तो तब पर भी सिस्टम बहुत अच्छे से काम करना शुरू किया है। ठीक है, तो आप वहाँ से वो 1-2 केस याद करके रख सकते हो कि यस एलर्जी की वजह से होता है।
तो हमारे आयुर्वेद में बोलते हैं कि अगर भल्ला तक वृक्ष होता है उसके नीचे आप सो जाइए या बैठ जाइए तो उसकी वजह से सर्वांग शोथ हो जाता है। आत्मगुप्ता यानी कि केवांच जो है आपकी उसकी वजह से है कृमिशुक होता है। और कोई चीज़ ऐसे टच हो जाए जैसे आपकी वो पड़ी नहीं होती है हमारे वहाँ पर बनारस में था एक प्लांट, क्या बोलते हैं कपिकच्छु नहीं, एक कोई और भी प्लांट था जिसको टच कर लो तो उसके बाद में बहुत ईचिंग होती थी उस तरह की चीज़ों में। या कभी अब तो होता है कि कोई कीड़े उड़े काट लेते हैं, खास करके ये बौरा मतलब भौरा और क्या नाम है आपका हनी भी जब काटती है तो अच्छा खासा शोथ वगैरह स्वेलिंग वगैरह डेवलप होती है। तो इस तरह के केसेस आप लोग को अच्छी तरीके से याद होंगे। ठीक है, अब संप्राप्ति में देखोगे तो ये सारे जो दोष दूषित होंगे मतलब लेकर के मेनली दोष रहेगा वात, और वात जो होगा त्वचा और मांस के बीच में उत्सेद इकट्ठा कर देगा, मतलब स्वेलिंग टाइप की आ जाएगी, उसको बोलते हो आप कि ये हो गया शोथ हो गया। तो क्या करता है प्राय प्रकपित वात दूषित रक्त को लेगा, पित्त को लेगा और कफ को लेगा और बाह्य सिराओं में ले जा करके वहाँ उनको अवरुद्ध कर देगा, चैनल ब्लॉकेज हो जाएगी और मांस के बीच में त्वचा और मांस के बीच में आश्रित हो जाएगा। और त्वचा और मांस के बीच में जब आश्रित हो जाएगा तब उस तरीके से सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि वात पित्त कफ तीनों दोष हैं और रक्त को भी लेकर चलता है। जब भी उत्सेद वाली प्रॉब्लम होती है तो इस तरीके से त्रिदोष आपका इन्वॉल्व होता है और हमेशा जो स्वेलिंग हमको दिखती है त्वचा और मांस के बीच में दिखती है। तो ये ऐसे है। और ओनली यहाँ पर एक चीज़ और वर्ड याद रखना है कि अवरोध करता है, अवरोध करेगा तभी तो कोई चीज़ वहाँ पर इकट्ठा होगी तो चैनल ब्लॉकेज होती है। तो संप्राप्ति घटक तो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, तीनों दोष हैं वात पित्त कफ। दुष्य में रस और रक्त है। रस क्यों? जहाँ पर भी त्वचा या शाखा होती है ना वहाँ पर रस धातु होती ही होती है। सिंपल वर्ड में अपने दिमाग में रट लो कि जहाँ पर भी त्वचा वाला हिसाब किताब होता है या त्वचा की कोई बीमारी होती है तो हम लोग वहाँ पर रसपाचक देते हैं, जो आपका संतत ज्वर वाला काढ़ा था। ठीक है, और रक्त है तो ऑब्वियस सी बात है रक्तपाचक देंगे। तो सतत ज्वर वाला जो चरक जी का चरक चिकित्सा में दे रखा 3 में ना वो वाला काढ़ा जो मैंने आप लोग पढ़ाया था, बताया था सारी चीज़ें कि ये रसपाचक है, रक्तपाचक, मांसपेट, मेदो, अस्थि मज्जा पाचक करके है। फिर अधिष्ठान ऑब्वियस ही बात है त्वचा और मांस के बीच में होता है। स्रोतस में रस रक्त और मांस तीनों स्रोतस होंगे, स्रोतस में तीनों की इन्वॉल्वमेंट होगी। स्रोतो दृष्टि में संग होगा क्योंकि अवरुद्ध हुआ है और विमार्ग गमन हुआ, एक जगह से दूसरी जगह भी गया है, जहाँ नहीं होना चाहिए था वहाँ हुआ है। तो स्रोतो दृष्टि में संग और विमान गमन होता है। तो यत्र संग ख बैगुण व्याधिस्तत्व प्रजायते, तो जहाँ पर भी ख बैगुण होता है वहाँ पर व्याधि की उत्पत्ति होती है। ये श्लोक जो है वो भी आपके सुश्रुत जी का है, याद रखना। फिर उसके पूर्व रूप में क्या होता है? दाह होता है। जैसे मुझे खुद ही जब होता है ईचिंग तो मुझे पता है सबसे पहले मुझे ईचिंग शुरू होती है, मतलब शोथ होता है एलर्जी टाइप वाला, तो उसमें सबसे पहले ईचिंग होती है और फिर उसके बाद में रेडनेस आती है और फिर बाद में बर्निंग सेंसेशन होता है। बट मुझे ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है और बाद में तो बहुत बुरी हालत होती है, मतलब फेस कट ही चेंज हो जाता है, पूरी होल बॉडी स्वेलिंग आती है अच्छे से। और क्योंकि मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं लेती हूँ तो उसमें मिनिमम जैसे आज अगर मैंने खाया दिन में तो कल दिन तक जा कर के सब साइड होता है, 24 आवर्स से कई बार ऊपर भी लग जाता है। तो एलर्जी वाला मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। तो दवथु होता है, दवथु मीन्स दाह, दैट इज बर्निंग सेंसेशन। और जो मतलब आर्टरीज और वेन्स हैं उनका वैसो डायलेशन होता है, डायलेशन होगा तभी तो फुली से लगेंगी और भारीपन लगेगा। क्योंकि अब पक्का सी बात है एलर्जी वाला केस याद रखोगे जिसमें स्वेलिंग हो गई, रेडनेस हो चुका है, तो उसमें क्या क्या फीलिंग आएगी। सामान्य रूप में वही है, अस्थिरता रहेगी, गौरव सहित रहेगी, उत्सेद रहेगा, स्वेलिंग रहेगी, हीट फील होती है, कैपिलरी की परमिलिटी बढ़ जाती है, लोम हर्ष हो जाता है और विवर्णता चेंजेस कलर। ऑब्वियस सी बात है जैसे नॉर्मली मैं लगभग थोड़ी सी गोरी हूँ तो पूरी स्किन का कलर मेरा रेड टाइप का हो जाता है। ठीक है, और बहुत सारे लोग का मैंने नहीं केस देखा इसलिए मैं उस केस में नहीं बता सकती हूँ आपको, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि कभी भी शोथ इस तरह के खास करके एलर्जी वाला होता है तो उसमें कलर चेंज नो डाउट होता ही होता है। पिटिंग उडीमा के केस में इतना ध्यान से नहीं देखा है, मतलब पिटिंग उडीमा याद रहता है प्रेगनेंसी वाला, बट पिडल उडीमा खास करके उसमें मेनली होता है। तो उस पिडल उडीमा के केस में कलर चेंज रहा है कि नहीं चेंज रहा है ये मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, इसलिए मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। कार्डियक पेशेंट के केस में भी पैरों में अच्छी खासी स्वेलिंग देखी है, बट होता क्या है कि उनके अंदर इतने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मतलब काफ़ी टाइम बाद इस तरह की केसेज आती हैं। तो एक तरीके से बॉडी का इटसेल्फ डिस्कलरेशन हुआ रहता है, उनके पैरों में अलग अलग से दाग दुख पड़े होते हैं, तो वहाँ से मैं कलर को बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकती हूँ। आप लोग के पास में इस तरह के पेशेंट आए हैं तो देख सकते हो, या एक तरीका ये कि ये होता है कि आप पेशेंट से पूछ सकते हो कि क्या पहले आपकी स्किन का कलर ऐसे ही था, क्योंकि आपके पास पेशेंट इस कंडीशन में आया है, आपने अगर उसको पहले देखा है तो आप बता सकते हो। अब एलर्जी वाला तो मैं इसलिए बता दे रही हूँ कि जब मैं कॉलेज में थी एक्चुअली
तब मुझे उल से एलर्जी थी कि मतलब विंटर टाइम में क्या होता था कि अगर मैंने कंबल उम्बल ओढ़ करके सो गई दिन में, खासकर कॉलेज से आते हैं ना तो आदत पड़ जाती, गंदी आदत दिवा सोने की, तो सो जाते थे आधे घंटे अगर गलती से, तो खास करके जब कभी भी, क्योंकि हमेशा तो टाइम नहीं मिलता था, लेकिन जब भी सोकर उठते थे तो एक मुझे ईचिंग खास करके होती थी जहाँ पर बाल पड़ जाते थे। वो मेरे को था प्रॉब्लम कि बाल मेरे हेयर जहाँ टच होंगे तो वहाँ होगा। और कॉलेज से ही थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि नहीं मसूर की दाल से एलर्जी है। फिर बाद में पता चला कि नहीं प्रोमिनेंट एलर्जी है। तो अभी मैं बनाती हूँ इस चीज़ को, ऐसा नहीं कि हमारे घर में नहीं बनेगा, बट मैं अपने फास्टिंग वाले दिन बनाती हूँ। तो भी मैंने अगर गलती से खा लिया है साल 2 साल में भी, मान लो अनजाने में या जानबूझ करके पता था चलो खा कर देख लेते हैं, तो उस केस में ये चीज़ें हुई हैं। तो वहाँ से मैं आपको क्लियर कट बता सकती हूँ कि उसमें ईचिंग भी होती है, उसमें रेडनेस भी रहता है, उसमें रैशेज टाइप का क्या रहता है, वो होल बॉडी ही पूरी एकदम डिस्कलर सी हो जाती है और काफ़ी अच्छा खासा स्वेलिंग रहता है। मतलब कि जैसे अगर मान लो मेरा लुक अभी 60 kg पर जो आता है, तो हो सकता है मैं 80 kg की होती तो वो जो लुक आता है वो बॉडी का लुक आता है, मतलब इतना मोटा सा पन आ जाता है, दिखता है। और 1-2 दिन लगते हैं सबसाइड होने में, क्योंकि मुझे कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं खाना होता है। हाँ, आप यहाँ ये कर सकते हो कि आयुर्वेद के हिसाब से मैं सोचूं तो खदीरा रेस्ट लूँ या कोई परगेटिव ले लूँ तो आराम आ जाएगा, ठीक है। बट मैं कुछ मेडिसिन नहीं लेती हूँ। मैं इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि कभी आपके पास भी इस तरह का पेशेंट आएगा तो आप उसको क्या देने के बारे में सोच सकते हो। इसी बात से याद आया कि एक बार मेरे पास एक पेशेंट आया था बहुत पहले, उसको पूरा भौरे ने या हनी बी ने अच्छे से काट लिया था, बहुत बड़ी मतलब पूरा होल बॉडी ही काट लिया था। तो उस वक्त हमने मना इसलिए कर दिया था क्योंकि आपको पता है बच्चे के केस में जल्दी कवर नहीं करो तो प्रॉब्लम होती, तो वहाँ पर वो लोग तो तुरंत मॉडर्न वाले कुछ इंजेक्शंस लगा देते हैं। आयुर्वेद में भी कुछ लोग इन चीज़ों को अच्छे से ट्रीट करते हैं, पर उसमें लोकल काफ़ी काम करना पड़ेगा, क्योंकि हनी भी अगर होल बॉडी काटी हुई है तो फिर बहुत बुरा हालत मचता है। ठीक, शोथ के भेद में मैंने आपको पहले बता दिया था 9 भेद होते हैं। तो वातज पित्तज कफज हो गए, 3 द्वंद्वज हो गए, 3 सिंगल वाले हो गए, 6 हो गए, संधिपातज जी हमारे 8 हो गए, चोट चपेट लगी तो अभिघातज 8वां हो गया, और विष भेद से तो पॉइजन के भी होता है। हालांकि पॉइजन के केस की जो स्वेलिंग है वो मैंने नहीं देखा हुआ है सच पेशेंट को, ठीक है। फिर सर्वांग अर्धांग हम लोग को पता ही है कांग कि कहीं पर्टिकुलर बॉडी में भी होता है, कहीं होल जनरलाइज्ड बॉडी में भी होता है, और कहीं हाफ बॉडी में भी रहता है। इस तरह के केसेस आते हैं। और कुछ में होता है ऊर्ध्वगत, मधोगत, मध्यगत, अधोगत। कुछ लोग का क्या होता है कि ऊपर सिर्फ फेस में स्वेलिंग, आपने ऐसे पेशेंट्स भी देखे होंगे। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ पैर में स्वेलिंग होती है, और कुछ पेशेंट्स आपने ऐसे भी देखे होंगे जो पेट में रहता है। जैसे हमारी सोसाइटी में एक आंटी थी, उनका मैं देख रही थी कि टांगे और हाथ बड़ा पतला था, फेस सब कुछ पतला था, बट उनका एब्डोमेन वाला जो एरिया था गर्थ, उसका बहुत ही ज़्यादा चला जा रहा था। पूरा प्रेगनेंसी का एक अलग टाइप का गर्थ होता है, वो पूरा होल एब्डोमेन। तो मैं आंटी को बोलती थी कि आंटी ये ठीक नहीं है आपका, मतलब उनके बेटे से बोलती थी। तो अभी आंटी का शी वॉज अ डायबिटिक पेशेंट, तो अभी उनका स्टंट पड़ा है, ठीक है। तो इस तरह के केसेस भी आपके पास आते हैं। फिर उसके बाद में निजे और आगंतुक जो वगैरह हो जाते हैं। फिर विशिष्ट लक्षण में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो कार्डिक वाला केस होता है वो आपका पिटिगोडिमा होता है, उसको वातिक शोथ से कंपेयर कर सकते हो। और जो कफज शोथ होता है ये मतलब हल्का सा होता है कि धीरे से दबेगा, धीरे से ऊपर आएगा, तो ये नॉन पिटिंगोडिमा में इसको ज़्यादा काउंट करते हैं, स्लो पिटिंगोडिमा में। और पैक्टिक शोथ जो होता है जिसमें व्रण शोथ वाला होता है, टेंडरनेस होगा, पेन होगा, रेडनेस होगा, इस तरह की चीज़ें को काउंट करते हैं। वातज शोथ के साथ एक और चीज़ है दीवा बली होता है, मतलब दिन के साथ बढ़ जाता है। जैसे आप देखेंगे कि कार्डिक पेशेंट का पीडल ओडिमा 2 केस याद रखना। प्रेगनेंसी वाली लेडीज क्या होती हैं, उनके साथ में आप पूछोगे ना, तो जब सोकर उठेंगी तो उनको बोला रहता है भाई पैर ऊंचा ऊंचा करके सोना, तो जब उठती है तो सुबह स्वेलिंग कम रहती है, बट दिन भर चलने के बाद उनकी स्वेलिंग बढ़ जाती है। उसी तरह जो हमारे कार्डिक पेशेंट होते हैं, जब उठेंगे सुबह तो उनका ठीक ठाक सा होगा और बाद में उनका भी बढ़ जाता है। तो दिन भर काम करने से बढ़ गया, चलने फिरने से, तो इसलिए दीवा बली बोलते हैं कि दिन में बढ़ता है, ठीक है। और रात में विश्राम करेंगे तो फिर से जब अर्ली इन द मॉर्निंग सोकर उठते ही कम रहेगा, इसका मतलब ये नहीं होता। तो ये चीज़ें समझ में आ जाना। तो जो आपका कार्डिक पेशेंट वाला वातिक शोथ होता है। कफज वाले शोथ को बोलते हैं जो आपके फेस पर स्वेलिंग होती है, खासकर क्योंकि कफ को हमारे यहाँ बोलते हैं ना ऊर्ध्वांग में जगह है, मेन कफ का है। तो जो रीनल केसेस है, मतलब किडनी वाले केसेस होता है, खास करके आई के नीचे जो शोथ होता है, अच्छी कूट शोथ, खास करके पांडु वाला, तो आपका ये कफस शोथ में आता है, नॉन पिटिंगोडिमा वाला टाइप में आता है। साथ में एल्बुमिनेरिया वगैरह, जब यूरिन में एल्बुमिन वगैरह बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो ये भी आपकी प्रेगनेंसी में मुझे ज़्यादा देखने को मिला है। क्योंकि ऐसे जो सीकेडी के पेशेंट्स मैं देख तो रही हूँ, बट मेरे जो सीकेडी के पेशेंट्स हैं, भले उनकी 30% किडनी वर्किंग है, बट दे आर डिस्टेंट, मतलब
अवे फ्रॉम द इंडिया हैं, तो ऐसे पेशेंट को फिर मैं ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ। और नॉर्मली अगर आप देखोगे तो लास्ट वाले पेशेंट होते हैं तो उनकी बात अलग होती है, लेकिन शुरुआत में कई बार ऐसा भी आता है कि किडनी की डिसीज जब शुरू में होती है तब पेशेंट को कुछ भी नहीं पता चलता, और पेशेंट को जब तक पता चलता है तब तक हालात काफ़ी ख़राब हो चुके होते हैं। तो मैं कभी नहीं कह सकती कि किसी डिसीज़ की शुरुआत है और उसमें आपको इस तरह के केसेस मिल जाएंगे। अधिकतर ICU में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह में इस तरह के केस ज़्यादा मिल जाते हैं देखने को। ठीक है, उसके अलावा ये है कि हमारे आयुर्वेद में एक चीज़ और डिफाइन है कि आपके ऊर्ध्व भाग में शोथ है कि मध्य भाग में है कि अधो भाग में है। ऊर्ध्व भाग में शोथ है तो पक्का सी बात है कि वहाँ पर आपका मध्य भाग में पित्त वाला रहेगा, पक्वाशय के नीचे रहेगा तो वो कफ वाला रहेगा, और ऊर्ध्व भाग वाला रहेगा तो आमाशय वाला रहेगा, तो आमाशय वाला कफ वाला वो कहेंगे, और बिल्कुल पक्वाशय के भी नीचे चला जाएगा तब वो वात वाला है। तो इस तरीके से सिस्टम है, तो अलग अलग टाइप का है। तो हमें वैसे ज़्यादा अच्छे से याद रहता है कि भाई अगर फेस पर हो रहा है तो कफज है, और पैरों में जा रहा है खास करके तो वो आपका पिटिंगोडिमा है। ठीक, साध्यता असाध्यता में सिंपल सा ये बात जान लो कि कोई भी है वो साल भर के अंदर तो साध्य होता है, बाद में असाध्य हो जाता है। नया है और उपद्रव नहीं है तो साध्य होता है। उसमें छर्दी, तृष्णा, रुचि, श्वास, ज्वर, अतिसार और दौर्बल्य इस तरह की कंडीशंस आ जाती हैं, तब वो है उपद्रव है तो पक्का सी बात है असाध्य हो जाएगा। और मध्य भाग और सर्व शरीरगत हो गया तो भी कृच्छ साध्य हो गया। अर्धांग में होने वाला और फिर ऊपर की ओर बढ़ने वाला तो असाध्य हो गया। यहाँ पर अलग अलग सिस्टम है कि लेडीज़ के लिए अलग बोला है, जेंट्स के लिए अलग बोला है। और गुह्य पार्ट में मतलब जेनाइटल एरिया में अगर स्वेलिंग हो गई तो पक्का सी बात है असाध्य। इस तरीके से कुच्छी उधर गले तथा मर्म स्थान में हुआ तो मर्म स्थान का पक्का सी मतलब ही है असाध्य, क्योंकि मर्म स्थान का तो हमारे यहाँ डेफिनेशन है ना, मारेंती मर्माणी। तो हम जब मर्म करते हैं स्टिमुलेशन तो हम ऐसा नहीं होता कि मर्म की एग्जैक्ट जगह पर करते हैं, मर्म की जगह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हम करते हैं। जैसे इंद्रबस्ती मर्म करना है या किसी भी मर्म का स्टिमुलेशन, मैं क्यों बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी मर्म सीखा हुआ मर्म करती हूँ तो इस वजह से होता है। लेकिन जो हमारी डेफिनेशन है अगर मर्म के पर्टिकुलर पार्ट को छेड़ोगे तो जो डेफिनेशन है मारेंती मर्माणी वो सही है। तो मर्म की जगह पर कुछ भी होगा तो होगा मतलब असाध्य हो जाएगा। फिर उपद्रव एक तो होगा और पैरों से शुरू होने वाला, वो पुरुषों में असाध्य होगा। लेडीज में क्या होगा, मुख से शुरू होने वाला। तो अगर किसी लेडी के शोथ देख लो फेस से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स देयर इज अलार्मिंग साइन। ठीक है, तो ये सब देख करके पेशेंट को क्या होता है, ट्रीटमेंट देनी होती है बट पेशेंट को बता देनी होती है। जो हमारे यहाँ बोलते हैं ना प्रत्याख्य चिकित्सा, मतलब यू हैव टू एक्सप्लेन, और एक्सप्लेन करने के बाद अगर आप ट्रीटमेंट करते हो, क्योंकि जब तक सांसा तब तक आशा। अभी समीर जमदग्नी सर को मैं सुन रही थी तो एक पेशेंट को डायलिसिस हो रहा था और एलोपैथी वालों ने मना कर दिया, 6 ईयर हो चुका था, अब डायलिसिस नहीं करेंगे, मतलब आपकी बॉडी की कैपेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। और उसके बावजूद भी सर ने उसको काफ़ी लंबा टाइम पेशेंट को जिला कर रखा, मतलब 35 ईयर उसके बाद सर्वाइव किया, 82 ईयर की एज में डेथ हुई। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, डायलिसिस का मतलब था कि रक्त का लोड होता है, तो एक तरीके से भाई ब्लड जाता है, ब्लड निकाला जाता है, तो उन्होंने उस हिसाब से सिस्टम को ट्रीट किया सर ने। रक्त मोक्षण के पहले, रक्त मोक्षण के बाद में क्या कर्म होता है वो सारी चीज़ें कराई, और रसायनोबाजीकरण तो देते ही देते हैं, और उससे पेशेंट रिटेन हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपकी बुक में असाध्य लिखा है तो आप पेशेंट को बोल दो कि हाँ भाई ये डिसीज़ ऐसी होती है। जैसे अब मेरा ग्रहणी वाला मरीज है, तो अगर आपने चरक पलटा है तो चरक में साफ साफ लिखा था आफ्टर 1 ईयर ग्रहणी असाध्य होती है। तो मैंने उसको बोला है मैं ट्रीटमेंट करूँगी, आप ठीक हो जाओगे, बट मैंने उसको ये बता दिया कि हमारे चरक में ये चीज़ लिखी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी तक लोग उसको बोल रहे थे मैं महीने 1.5 महीने में ठीक कर दूंगा, और वो ठीक नहीं हो रहा था। और मैं आपको बता रही हूँ उस पेशेंट को शुरुआत में बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड था, फिर बाद में मैंने सोचा कि इसका थोड़ा सा बल बढ़ाया जाए, थोड़ी सी मेडिसिन मैंने चेंज करी तो वाकई उसको लूज मोशन शुरू हो गए। फिर मैंने हेतु विपरीत वाला चिकित्सा नहीं, मैंने कुछ अलग ही चिकित्सा करी, वो नहीं करना चाहिए था बट उसमें उसी से आया। और वो मेरे को मतलब एक तरीके से कहते हो इंट्यूजन पावर से वो चीज़ पता चली कि मुझे लगा कि नहीं मैं इस पेशेंट को ये चीज़ दे देती हूँ जो उसके खिलाफत में थी, वो चीज़ मैंने दिया और रियलिटी में रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो कई बार ये सारी चीज़ें अनुभव से आती हैं या कई बार परमात्मा की ब्लेसिंग्स होती हैं तब वो चीज़ समझ में आती हैं। क्योंकि मुझे खुद ही डरने लग रहा था, मैंने कहा ये तो सब कुछ इसने खा रखा है और सारी जो भी दे रहे हैं सब उल्टा ही जा रहा है। मतलब उसकी ग्रहणी की हालत थी ना, कुछ भी ग्रहण नहीं कर रही थी, लूज मोशन चल ही रहे थे, और कोई भी दवाएं जो होती हैं स्तंभक औषधियाँ लंबी नहीं चलाई जाती हैं। बट ग्रहणी की ग्रहण क्षमता बढ़ाने का था, औषधि नहीं बढ़ा सकते हो तो आप कुछ और चीज़ें भी दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उसके बाद में हाँ,
फिर ये सारी चीज़ें कर दी हैं। फिर उसके बाद बालक, वृद्ध और दुर्बल रोगी में भी शोथ आपका असाध्य होता है। और फिर चिकित्सा सूत्र में यथासंभव निदान परिवर्जन, वो हमारे आयुर्वेद का सिस्टम ही होता है। रेस्ट तो दोगे ही दोगे भाई। कार्डियक पेशेंट को हम लोग बोलते हैं, गायनी का पेशेंट को भी बोलते हैं भाई रेस्ट करना, ज़्यादा लंबा फिरना नहीं चलना है। आहार व्यवस्था दोगे। अब लवण वर्ज्य ये हमेशा याद रखना। और प्रोटीन बहुल, ये रामहर सिंह सर ने बुक लिखी जिस ज़माने उस ज़माने में कंसेप्ट था प्रोटीन देने का, बट आज की डेट में ये तरीका नहीं है। हम लोग हमेशा लघु सुपाच्य आहार देने की कोशिश करते हैं। मॉडर्न वालों का ट्रीटमेंट का तरीका है कि वो किडनी के भी पेशेंट को एक खिलाते रहेंगे, न जाने क्या क्या कराते रहेंगे। हमारा सिंपल सा है कि जो चीज़ अग्नि पर लोड दे रही है वो नहीं। हम प्रोटीन बहुल में हाँ मूंग की दाल का यूज उसको बड़े आराम से दे सकते हैं, बिकॉज दैट इज इजिली डाइजेस्टेबल। और उसके अलावा साथ में हम उसमें डालेंगे अपनी दीपन पाचन औषधियों को, जिससे उसके बिल्कुल भी डाइजेस्टिव सिस्टम पर, जठराग्नि पर लोड नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कॉन्ट्राइंडिकेटेड करूंगी सिस्टम से, क्योंकि पुराने सर थे तो थोड़ा सा उस हिसाब से लिखा हुआ है, बट अभी सिस्टम बदल गया है। ठीक है, आमज कोई शोथ है शुरुआत में तो उसमें लंघन पाचन कराएंगे। और अतिवृद्ध दोषों तक पक्का सी बात है आपको संशोधन करना पड़ता है, वमन विरेचन कराने की जरूरत होती है। ये आपने हर जगह पढ़ा हुआ है कि ज़्यादा आम बढ़ा है तो क्या क्या करेंगे। फिर सामान्य औषधि चिकित्सा में बिलोपत्र का सोरस होता है, कुछ लोग यूज़ करते हैं, हालांकि मैंने इसको यूज़ नहीं किया, बट बिलोपत्र का सोरस मैं आपको बता दे रही हूँ, बहुत सारी जगह बहुत काम करता है। खास करके अगर आपके ये प्लेटलेट काउंट वाले पेशेंट आते हैं या HB लो वाले पेशेंट आते हैं तो आप उनको भी चला सकते हो बड़े आराम से। पर यह है कि शहरों में मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, तो अपने सेंटर पर 2-4 पेड़ 10 पेड़ जरूर लगा लेना, मतलब सिर्फ बिल्व के नहीं, एक पेड़ ही बिल्व का लगाना और कई सारे पेड़ लगाना। जैसे अभी मुझे उस दिन पत्र पिंड श्वेत करना था तो मेरे सेंटर पर इमली का पेड़ है ही नहीं। सहजन मैंने बोला था शिगरू तो लगाया नहीं गया हुआ है। तो कुछ कुछ मैं आसपास से एरंडो तो मेरे सेंटर के पास में वहीं से लिया मैंने। लेकिन कुछ कुछ आपके पास जब कभी भी अगर पॉसिबल हो, नहीं भी पॉसिबल है ना, मान लो जमीन नहीं मिलती है तो बड़े बड़े गमलों में ऑप्शन होता है। जैसे मैं अपने सेंटर पर खुद ही ऐसा करूंगी, अभी हमारा कम्युनिटी पूरा सेंटर नहीं बना, मतलब हाउस जो एरिया है, अगर एरिया बन जाएगा तो हम बड़े प्लांट्स नहीं लगा सकते। तो उसका तरीका है, जो बड़े बड़े आते हैं 1,000 लीटर की टंकियाँ आती हैं, आप उनको लेकर उसमें लगा सकते हो। ठीक है, और नहीं तो आपके आसपास कोई पार्क हो, वहाँ पर अपना थोड़ा सा इन्फ्लुएंस बढ़ाओ और वहाँ पर आपके मेडिसिनल प्लांट लगवा दो, वो तैयार हो जाएंगे। आप लोग जब तक प्रैक्टिस में आओगे ना 4-5 साल तक वो अच्छे खासे तैयार हो जाएंगे। तो पत्र पिंड श्वेत करना है, ये करना है, वो करना है, आपको पत्तियाँ बड़े आराम से मिल जाएंगी, क्योंकि जितना ओरिजिनल मिलती है ना। उस पेशेंट के केस में अभी इसी मैं आपको बता दे रही हूँ, बिल्वा से याद आ गया। तो बिल्वा जेल न जाने क्या क्या उसने खाया, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता था, बट बेल का फल उसने रियल खाया पेड़ से लेकर के आसपास से, और उसका सच में जो मल बधा हुआ नहीं आता था, मल बधा आने लगा। तो मार्केट की मेडिसिन की वो एफिकेसी नहीं होती जो आपको रियल फ्रूट में मिल जाती है। तो बिल्व पत्र सोरस से भूनिम्बादि कल्क है, पथ्यादि क्वाथ है, पुनर्नवा हम लोग वाकई जानते हो, आपको हर कोई बड़े अच्छे से यूज़ करता है। त्रिफला क्वाथ आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं। आपका ज्वर शामक भी है, ज्वर का जो चरक का ज्वर महाकषाय है जिसमें है सारीवा शर्करा द्राक्षा पीलू परोषक त्रिफला उसमें पड़ा हुआ है। और हमारे त्रिफला जी विषम ज्वर में भी है, बहुत सारे जगह अगर सुश्रुत पलटोगे चाहे चरक पलटोगे तो त्रिफला जी इटसेल्फ इतनी सारी जगह है। तो बहुत सारे लोग त्रिफला पर भी अपनी प्रैक्टिस करते हैं। पिपल्यादि चूर्ण, गुड़ादि चूर्ण, पुनर्नवादि चूर्ण, बिडंगादि चूर्ण, गुण अदरक योग, गोमूत्र मंडूर, मंडूर के या पुनर्नवा मंडूर सबको यूज़ करते हैं। कंसरित की, दशमूल हरित की, क्योंकि दशमूल इटसेल्फ हमारा वात शामक होता है, और हरित की दे दोगे रेचन का भी काम करेगा, तो दशमूल इसलिए भी हरित की बहुत बढ़िया काम करती है। पुनर्नवासव, वासासव, द्रावरादि, तक्रादि योग, सोफारी रस आरोग्यवर्धिनी यूज़ की जाती हैं, क्योंकि हर जगह जब कभी भी इस तरह की डिसीजेज होंगी तो ऑब्वियस बात है लीवर की इन्वॉल्वमेंट होती है। श्वेत परपटी यूज़ की जाती है, श्वेत परपटी आपको पता है किडनी डिसीजेज में यूज़ करते हैं। उसी तरह वातिक शोथ रहेगा तो वातिक शोथ में जो है प्रभाकर है, रस है, ये सब सारी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं। करबीर योग या सुंठे आदि क्वाथ यूज़ करते हैं, बीजपुर आदि ले करते हैं। मतलब वातिक शोथ समझ लो कार्डियक पेशेंट को आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो, जैसे हम लोग प्रभाकर बटी वगैरह ज़्यादा देते हैं। पैतृक शोथ में वरुण सिगरी का क्वाथ जो है ये बहुत अच्छा है। हमारी अंजना मैम बोलती खास करके आपके गायनी वाले जो केसेस बहुत आते हैं ना जिसमें एक्सेस फ्लो वगैरह चलता रहता है, तो वहाँ पर वरुण सिगरू क्वाथ आप बड़े आराम से दे सकते हो, बहुत शोधन करता है एक्चुअल में। और वरुण सिगरू का आप इसे देखना सुश्रु के गण से, तो वहाँ पता चल जाएगा। शिग्रू गुगुल्लू भी आता है, शिग्रू इटसेल्फ बहुत बढ़िया शोधन का काम करता है। कफज शोथ मतलब जो आपकी किडनी वाली प्रॉब्लम थी, जहाँ पर आई के नीचे स्वेलिंग आ रही थी, तो पुनर्नवा मंडूर, पुनर्वाष्टक क्वाथ, गुच्छुर आदि गुगुल ये सब सारे यूज़ करते हो। जैसे मैं इन्हीं को यूज़ करती हूँ ज़्यादा, अदरवाइज अदरक रसादि उदय आरग उदादि तैल वगैरह बहुत सारे हैं। पथ्यापथ्य में बॉस हाँ नमस्ते। हाँ नमस्ते बॉस ये नमस्ते। वरुण सिगरी का ये क्रोनिक किडनी डिजीज में भी काफी अच्छा इस्तेमाल है ना। ये देखो क्रॉनिक किडनी डिसीज वैसे तो अगर ना अपना आयुर्वेद का देखोगे ना तो
आपके पास से दूसरी आवाज़ आ रही है, उसको बंद कर दीजिए प्लीज़ माइक को। आप अपना माइक बंद कर दीजिए, मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो हाँ जी, वरुण शिग्रू जो है ना, इटसेल्फ एक जगह नहीं काम करता। शिग्रू जो है वो भी शोधन का काम करता है। वरुण जो है, अगर आपने पढ़ा है ना वरुणाधिकरण या वरुण पढ़ा है, तो वरुण जो है किडनी डिसीज पर या किडनी वाले वर्क पर बहुत बढ़िया काम करता है। तो आप वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। और आयुर्वेदिक भी कोई भी ड्रग देखोगे ना, जब आप शुरुआत में रट्टा मारते हो तब पढ़ते हो कि हाँ पर्टिकुलर जगह है। एक ही दवाएँ 50 जगह 50 काम से यूज हो सकती हैं। आप समझ लो कि त्रिफला तक इन्होंने यूज़ किया हुआ है ना, उसका रेशियो तक चेंज किया हुआ है। और अगर आपको किसी ने ये बताया कि वरुण शिग्रू को यूज़ करते हैं किडनी केसेस में, उन्होंने यूज़ किया, आप यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मेनली ये होता है कि वरुण शिग्रू जब दोगे ना तो अच्छे खासा यूरिन निकलता है। बट मैं वही बोलूँगी, अमाउंट हमेशा कम रखो, क्योंकि एक्सेस यूरिन भी जब निकालना शुरू करते हैं ना अचानक, मतलब सडन, तो वहाँ से क्या होता है कि ना किडनी पर थोड़ा सा लोड पड़ता है। तो कुछ कुछ दवाएं होती हैं, वो कंडीशंस याद रखनी पड़ती है कि हमें किस वक्त एक्सेस मतलब देना है मूत्रल औषधियाँ। बेटर तो ये होता है कि आप रेचक औषधि देकर के ज़्यादा काम करने की कोशिश करिए। और मूत्रल औषधियों में जब देना है तो सिंपल मूत्रल औषधियाँ ज़्यादा देने की कोशिश करिए, मैं यही कहूँगी, ठीक है। क्योंकि 2-4 लोगों के गलत एक्सपीरियंस भी हैं, तो एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकती, क्योंकि जो लोग ये बताते हैं वो कई बार ये नहीं बताते कि उस पेशेंट की एक्चुअल कंडीशन क्या थी और क्या डोज चलाई हुई थी। तो आप हमेशा अपनी युक्ति से काम चलाइए कि आप कितना चला सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक पेशेंट थी हमारी यूटीआई की, तो मैंने उनको चलाया था। लेकिन वरुणाधिक्वाथ था मेरे पास, साउथ की कंपनी का, तो मैंने इसीलिए चलाया था कि उस वक्त मुझे चंद्रप्रभा दिख नहीं रही थी और पेशेंट के दिमाग में चंद्रप्रभावती को लेकर के अलग टाइप की फीलिंग थी। तो मैंने कहा नहीं, मैं इनको वरुण का चलाऊंगी। और मुझे पता था कि यूटीआई की पेशेंट है और यूरिन थोड़ा फ्लो ज़्यादा आएगा, तो मैंने उनको पहले ही बता दिया था कि मैम आपको यूरिन ज़्यादा आएगा, इसके लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि कचरा निकालना है। तो पेशेंट को कई बार अगर उन दवाओं का पता रहता है कि हाँ भाई ये ज़्यादा यूरिनरी फ्लो को बढ़ाती है, तो पेशेंट को बता दो। नहीं तो पेशेंट कहता है अच्छा मुझे तो अभी 4 बार हो रहे थे, दवा लेने के बाद तो मुझे 6 बार होने लगा। तो पेशेंट वहाँ से थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता है, ठीक है। तो उसके सत्व को जरूर देखिए और सत्व के हिसाब से थोड़ा सा अगत द्रव्य देना पड़ता है। 2 चीज़ें हैं। पथ्यापथ्य में आपको पता है रेस्ट है, लवण वर्जित है। प्रोटीन बहुल आहार तो मैं नहीं कहूँगी, लवण और जल का अत्यधिक सेवन अपथ्य है, ठीक है। शोथ रोग में पुराना चावल, पुराना जौ, मूंग, कुल्थी, परवल, शलजम, मुनक्का, पतली मूली, गदा पुरना मतलब आपका जो होता है पुनर्नवा, मकोई की पत्ती, मतलब ये जो मकोई होती है काकमाची सोरस, बहुत बढ़िया लीवर पर काम करती है। 1-2 मतलब जानती हूँ मैं प्रैक्टिशनर को जो काकमाची सोरस बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। और बहुत छोटा सा इसका पेड़ होता है, आपने देखा है मकोई का, आप उसके फल भी खाने के लिए पेशेंट को बोल सकते हैं, लगा सकता है। जांगल और बिसिर वर्ग के पशु पक्षियों का मांस, तो मैं मांस नहीं फेवर करती हूँ, मांस रस दिया जा सकता है। हालांकि अगर आपके पास मुस्लिम पेशेंट या उस तरह की कम्युनिटी के आ रहे हैं, और अंगूर, अनार, आंवला, सब सारी चीज़ें खा सकता है इंसान। तक्र है, गोदुग्ध है, पुराना गृह इत्यादि पत्य है। नया अन्न जो होता है, जितने भी कफकारक आहार विहार होते हैं हर जगह मना होते हैं लगभग। तो नया अन्न गुरु असात्म तथा विदाई आहार। दधी जो होती है, दधी क्यों, दधी आपको पता है शोथ कारक होती है, और तक्र जो होता है शोथनाशक होता है। इस बात को हमेशा याद रखिए करिएगा, कभी भी दही और तक्र को एक जैसे नहीं करना है। स्निग्ध आहार, क्योंकि स्निग्ध आहार होगा तो वो भी अग्नि को मंद करेगा। अनुपम तो कफोल बड़म, कफ की अधिकता होती है। शुष्क चना होता है, बहुत ज़्यादा रुक्षता रहेगा तो वहाँ से भी तकलीफ आएगी। शुष्क मांस नहीं खाया जाता है, उसके साथ भी वही प्रॉब्लम होता है, डाइजेशन बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। गुड़, तेल, अम्ल पदार्थ जो होते हैं हृदय होते हैं इन द हार्ट डिसीज, लेकिन वो कौन से होते हैं, जो सिट्रस फ्रूट्स वाले होते हैं, वो इमली और अचार वाले मतलब पदार्थ नहीं हृदय होते हैं, ठीक है। फिर अति भोजन कहीं भी नहीं करना, क्योंकि आपको पता है अति भोजन जो होता है सर्दोष प्रकोपक होता है, और सेक्स या क्वाइटस वगैरह सारा मना होता है। लवण सेवन अपथ्य है। दीवास्वाप का भी परित्याग करना चाहिए, क्योंकि दीवास्वाप आपने पढ़कर रखा हुआ है कि दीवास्वाप हर जगह हर तरह की बीमारी को कॉज करता है, क्योंकि कफ का प्रकोपक होता है। लेकिन अभी मैंने यूट्यूब पर उस दिन वीडियो डाला है, आप लोग सुन लेना कि दीवास्वाप किन्हें किन्हें करना चाहिए। सिंपल सा वर्ड में बालक कर सकते हैं, वृद्ध कर सकते हैं, जिनके अंदर वात बहुत ज़्यादा बढ़ा है और कुछ बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, अतिसार के बीमार हैं, तो वहाँ पर इट सेल्फ होता है, तो उन सारी जगहों वाले सिर्फ कर सकते हैं। अब जो लोग स्निग्ध आहार विहार खाते हैं, मोटे हैं, सिटिंग जॉब है, तो उनके लिए भाई दीवास्वाप निषेध है। और हमारे आज के डेट में लोगों का हालचाल लगभग वही है, तो इस वजह से हम सारे पेशेंट्स को लगभग मना करते हैं। बट लोगों को लेकर डाउट था, तो मैंने इसीलिए एक ऑडियो फाइल बना करके डाल दी है, मतलब श्लोक के साथ ही विथ रेफरेंस डाला है अष्टांग संग्रह का, तो आप अष्टांग संग्रह का अपना देख सकते हो। दैट इज चैप्टर 9 विरुद्धन्य विज्ञानी अध्याय।
ठीक है। पुनर्नवा मंडूर है, सामान्य व्यवस्था पत्र में पुनर्नवा मंडूर हर कोई यूज़ करता है। संक भस्म, श्वेत परपटी वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। और साथ में आप श्वेत घाती रस वगैरह होता है, हालांकि सिंपल काम चल जाता है अगर आप त्रिफला देते हो तो, या निशोथ दे देते हो, या कोई रेचक चूर्ण दे देते हो, सुखोष्ण दूध के साथ भी दे सकते हो। हाँ, किडनी के पेशेंट्स वगैरह के साथ में हम लोग ये भी करते हैं कि उनको सिर्फ प्लेन जलोदर में हालांकि करते हैं कि मेनली रखा जाता है दूध पर, तो दूध बहुत बढ़िया काम करता है। हमारे चरक जी का है कि 6 मंथ तक रख सकते हो। किडनी पेशेंट्स को भी अगर अग्नि अलाउ कर रहे तो देन यू कैन गिव मिल्क, बट दैट शुड बी विद द दीपन पाचन द्रव्य। ऐसे दूध देने के लिए मैं नहीं बोलती। पिपली वर्धमान रसायन को इन्होंने बोला है, पिपली वर्धमान रसायन अभी मैं अपने गृहिणी पेशेंट को चलाने वाली हूँ, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा फिर मैं आप लोग से शेयर करूंगी, ठीक है। हालांकि उसको और ये सब इशू नहीं है, बट पिपली वर्धमान रसायन चूंकि ज्वर में भी यूज होता है। और एक जो कहावत है, या कहावत क्या, चरक ने साफ साफ लिखा है ना कि ज्वर से लेकर मृत्यु तक हमेशा ज्वर, जन्म से लेकर मृत्यु तक ज्वर होता है, तो रियलिटी है। तो मैं ये सोचकर उस पेशेंट को पिपली वर्धमान रसायन चलाने वाली हूँ। उसका रिजल्ट क्या आएगा तो मैं आप लोग से शेयर करूंगी। फिर वृक्क विकार वाला जो होता है जैसे एल्बुमिनिया वगैरह, वो आपके किडनी पेशेंट वाले हैं, तो उसमें आप महानिम्ब पंचांग कषाय, हालांकि मैंने गायनी में नहीं यूज़ किया, मैं एकदम साफ साफ बता दे रही हूँ। शुद्ध शिलाजीत वगैरह भी मैंने गायनी में नहीं यूज़ किया है। चंदनादिवटी देन यू कैन गिव। पुनर्नवा मंडूर आप दे सकते हो प्रेगनेंसी में बड़े आराम से, ठीक है। और श्वास काशजन वाला होता है तो उसमें गुड़ अदरक का यूज़ करते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। आगंतुक शोथ जो होते हैं उसमें दशांग लेप का बहुत बढ़िया यूज़ होता है। और देखो कोई भी शोथ होता है उसमें शिरीष आपकी विषग्न द्रव्य होता है, निम्ब जो होता है इटसेल्फ स्किन डिसीजेस और बहुत बढ़िया काम करता है। और अभी आपने रटा था कि 3 धातुएं, त्वचा मतलब रस धातु, रक्त धातु और मांस पर काम, तीनों इन्वॉल्वमेंट होती हैं। तो नींबू वगैरह स्किन पर बहुत बढ़िया काम करती है, मतलब स्किन डिसीजेज या रस धातु पर, तो वहाँ से भी आप अच्छा सा काम कर सकते हो, क्योंकि जहाँ पर भी क्लेद जब संप्राप्ति होती है तो वहाँ पर नींबू बहुत बढ़िया काम करती है। हरिद्रा बहुत बढ़िया काम करता है। तो इन सारे को आप यूज कर सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, इनकी घन बटी बना करके पेशेंट को देते हैं। हृदय वाला जो है उसमें करबीर के योग यूज करते हैं। पढ़ाई योगा हृदय में आता है। करबीर जो होता है नेरियम इंडिकम आपका। पुनर्नवा मंडूर, श्वेत परपटी, श्रृंग भस्म बहुत अच्छी जगह यूज होता है, क्योंकि श्रृंग भस्म आपके प्राणवश रोतस पर काम करता है, और प्राणवश रोतस पर आपके लंग्स और हार्ट दोनों ही आते हैं। उसी तरीके से प्रभाकर रस, हृदयारण है, रस है, श्रृंग भस्म है, अर्जुनारिष्ट है, आप बृहत्वाद चिंतामणि रस भी चला सकते हो। इन सब में तो लिमिटेड मेडिसिन हैं, आप बहुत सारे योग आपके पास हैं जो आप चला सकते हो। फिर यकृत जन्य जो शोथ होता है, जहाँ पर लीवर की प्रॉब्लम, वहाँ पर आपकी बढ़िया से आरोग्यवर्धनी को दीजिए। आरोग्यवर्धनी को दूध के साथ ज़्यादा बढ़िया काम करती है, क्योंकि अगर खास करके पेशेंट दुबला पतला है तो कभी पानी के साथ मत देना। अभी मेरे पास जो पेशेंट बैठा हुआ है बहुत ज़्यादा ड्राइनेस कॉज है, उसके अंदर सिर्फ इसी वजह से कि उन्होंने आरोग्यवर्धनी पानी के साथ दिया था। आरोग्यवर्धनी को पानी के साथ मत दीजिए, भले आप आधा कप दूध दीजिए, बट दीजिए दूध, ठीक है। गुड़ा अदरक का योग है, पुनर्नवाष्टक क्वाथ है, या फल त्रिकादी है। तो मैं जो यूज़ करती हूँ फल त्रिकादी यूज़ करती हूँ, या मैं ऐसा काम करती हूँ आरोग्यवर्धनी को फल त्रिकादी के साथ दे सकते हैं, ठीक है। आप उसके साथ भी दे सकते हो, अकेले भी सेल्फ आरोग्यवर्धनी दे सकते हो, अकेले भी आप फल त्रिकादी दे सकते हो। तो लीवर पर काम करने के लिए आपके पास बहुत सारी मेडिसिन है। काकमाची सोरस है, वो भी दे सकते हो। आप सिंपल पथ्य का पालन भी करा सकते हो। मतलब डिपेंड ऑन द कंडीशन ही आपको ट्रीटमेंट करना होता है, ठीक है। ओके बच्चा पार्टी, हाँ आप बोलो। अब आप लोग की कोई क्वेरी हो तो बताओ। हाँ जी। और बॉडी पे, अच्छा, तो मतलब उस यहाँ पे अतर्रा में आने के बाद से ही हुआ है, ये पहले नहीं था ऐसा। अब हम मतलब लिवोसिट्राजीन खा रहे, पहले एलेग्रा एम वगैरह खाए थे, और फिर यहाँ पे भी हमने दवाई ली थी, खदिरा रेस्ट और महामंदिस्ट आदि क्वाथ, और हरिद्रा खंड भी लिया था। और मैंने मतलब आरोग्यवर्धनी वटी और गंधक वगैरह बहुत सारी चीजें मतलब ली है ऑलरेडी, हम खा चुके हैं 2-3 महीने। बट वो 2-3 महीने तो थोड़ा आराम था, लेकिन फिर उसके बाद फिर होने लगा था। साथ में एलेग्रा एम भी चल रहा था मेरा। फिर उसके बाद हमने दिखाया यहाँ पे बांदा मेडिकल कॉलेज में, तो फिर उन्होंने भी डेफ्लाजेकाट, एलेग्राम यही चलाया। फिर बीएचयू में एलोपैथ में दिखाया तो उन्होंने लिवोसिट्राजीन चलाया और एलेग्राम भी चलाया। बेटा जी आप हैं कहाँ के? आयुर्वेद में भी दिखाया। आप हैं कहाँ के? आजमगढ़ के मैम। नहीं, मैं कह रही हूँ ना कि दुनिया भर की एलोपैथी में क्यों गए, आयुर्वेद में क्यों नहीं चले गए अच्छे से? नहीं, आयुर्वेद में गए ना, पहले आयुर्वेद में अपने कॉलेज में ही हमने की, खाई थी दवा। फिर जब वो नहीं ठीक हुआ तब फिर हम बीएचयू में आयुर्वेद में ही गए। तो उन्होंने षडंग पानीय दिया, और एक और
कोई वटी दी थी, याद नहीं आ रहा नाम, वो साथ में था। रस औषधि थी वो दोनों साथ में दिया था। चंदन आदि कोई थी, मतलब चंदन आदि पानक, वात पित्त प्रकृति बता रहे थे। तो उन्होंने बस ये दोनों चीज दी थी, और एक वो उबटन दिया था, बनाने को था वो। उसमें तिल था, वचा था, हरिद्र वो हल्दी था, और सरसों का तेल ऐसे मिक्स करके था। और फेस पे भी एक लेप लगाने को दिया था, उसमें लोध्र, वचा, मसूर की दाल पीस के, और एक और कोई चीज थी। वो तो फेस वाला तो मतलब ठीक था, उबटन वगैरह सब ठीक था, लेकिन वो 1 महीने तक लिया, उसके बाद भी मतलब कुछ भी नहीं, ईचिंग में कोई वो नहीं था। हमें लिवोसिट्रिजिन खानी ही पड़ती है। पहले आप मुझे ये बताएं, आपका हेतु क्या है? हाँ, हमने फिर यहाँ पे भी बांदा में दिखाया, तो फिर वहां पे इन्होंने एलर्जी के लिए टेस्ट करवाया, तो उसमें एलर्जी बता रहा था कि टमाटर और पनीर, ब्रेड, मतलब इन सब चीजों से एलर्जी मैं है। ये नहीं पूछ रही हूँ। देखो, बीमारी का मैंने शुरू में आप लोग को डे 1 ही पढ़ाया था। हर बीमारी की जड़ 2 ही होगी, या तो आहार होगा या बिहार होगा। ठीक है, तो आप ऐसा करिए मुझे बेटा जी, अपना पूरी दिनचर्या लिख करके भेजिए मुझे। मतलब आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर में आप क्या क्या खाते हो, कितने बजे खाते हो, ठीक है, और कितनी बार चाय लेते हो, या कुछ भी जो भी उल्टा पुल्टा भी खाते हो, सब मुझे एकदम डिटेल हिस्ट्री लिख करके भेजो। ठीक है, स्लीप कैसी आती है, ठीक है, और यूरिन स्टूल की क्या हालत है, मुझे आप कंप्लीट अपना वो करिए। फिर उसके बाद मैं आपकी केस टेकिंग करूंगी, फिर वो करूंगी, क्योंकि मैंने आपको शुरू से बताया है, दीपन पाचन और लोमन के बगैर कोई चिकित्सा नहीं होगी। ठीक है, ठीक है मैम। तो उस तरीके से करेंगे, आपको आराम आ जाएगा। ठीक है मैम। वही आप अभी एलर्जी का बता रही थी, तो मुझे याद आया, तो मैंने सोचा आपसे डिस्कस करके नहीं, बहुत एक बार अच्छा पूछ किया लूं। आपने डिस्कस किया। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम पथ्य का पालन नहीं करते हैं तो चीज़ें हमारी वर्सन हो जाती हैं, क्योंकि जब हम एलोपैथी में जाते हैं उनको कुछ नहीं पता होता है। वो बहुत ज़्यादा एक आजकल एक बढ़िया सा चला हुआ एलर्जी टेस्ट करा देते हैं, महंगा सा। ठीक है, उसमें हमको आ जाता है ये खाने से हमें एलर्जी है। रियल में ये होती है कि हमारा पहले से सेल बॉडी में कचरा बना हुआ, उसको उसने डिटेक्ट किया, और कुछ नहीं होता है। अदरवाइज तो वो बोल देते हैं ग्लूटेन एलर्जी, तो फिर इनक्योरेबल बोल देते हैं, वो जिंदगी भर छोड़ रहे तो हैं ये लोग। मतलब ठीक तो हो जाएगा ना? ऐसा तो नहीं कि हाँ, क्योंकि ठीक हो 3 साल से जाएगा, ज्यादा हो गया, 4था साल चल रहा है ये ईचिंग का। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। बस ईचिंग होती है, और ईचिंग करने पे मतलब निशान बन जाता है। जैसे हम ABCD अपने हाथ पे लिखेंगे ना नाखून से, तो वो फूल जाएगा एकदम, और काफी देर तक वो फूला रहेगा। कोई बात नहीं, मतलब जब कभी ऐसा भी इस नहीं तरह की होता कंडीशन कि बनती है ठीक हो जाए। तो उसका फोटो या उसका वीडियो बनाकर मुझे भेज देना। अभी आप अपनी डिटेल के टेकिंग खुद से करिए, मतलब जो मैंने पूछा सारा चीज लिख कर भेजिए, फिर मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन ठीक करूंगी। है, ठीक है, कल हो सकता है कल ठीक बात है मैम। करूंगी, नहीं तो परसों बात करूंगी। ठीक है, ठीक है मैम। चलिए, ठीक है, ओके, प्रणाम मैम। खुश रहिए।